स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और ये है लेक्चर नंबर 11। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बेकिंग सोडा के बारे में। इसके बारे में बेकिंग सोडा के बारे में इसे पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन यूजेस के प्रिंसिपल देखने पड़ेंगे हमें। बेकिंग सोडा पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे उसी चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है। आए तो आप इसी के लिए हैं, लेकिन एडिशनली आपको मिलने वाला है यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर नॉलेज का भंडार। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चाबार पोर्ट के बारे में, जो कि इंडिया ने एक्वायर कर ली थी, मतलब साइन कर दिया था एक्वायर करने के लिए। वो क्यों न्यूज में है आजकल, चाइना का उसमें क्या रोल है, चाइना वहाँ कैसे घुसा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इंडिया की यूथ पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितना यूथ हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो हम बात करेंगे चाबार पोर्ट के बारे में, चाबार पोर्ट एंड यूथ के बारे में। परसों क्या था, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे था, तो परसों तो डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं बेकिंग सोडा की तरफ। तो बेकिंग सोडा है क्या, इसका केमिकल नेम क्या है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा है NaHCO3। NaHCO3 इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बात एक है, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम मैंने आपको बता दिया, एक बात। दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई कि व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये होता है, इसकी फॉर्म में व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है कि पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं है, कुछ सोल्यूबल है कुछ सोल्यूबल नहीं है। स्पेरिंगली इसे बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल, ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी बेकिंग सोडा की जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर, अच्छा बेकिंग सोडा है एक मिल्ड बेस है। क्या है, एक मिल्ड बेस है, क्योंकि हमने बताया था कि जो सॉल्ट्स हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं नेचर में और बेसिक भी और न्यूट्रल भी। डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से या वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। तो ये एक मिड बेस है। और थर्ड प्रॉपर्टीज की ये हो गई बेकिंग सोडा की कि हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज के, अनेक तो बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की। तो ये मिड बेस है और इसे हम हीट कर दें तो क्या होगा, NaHCO3 को अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा। अगर आपने वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन पढ़ लिया है, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को NaHCO3 के हीट कर दें तो हमें मिल जाएगा Na2CO3। अच्छा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा है या कुछ और है, जरा कमेंट में बताओ, कमेंट बॉक्स में। तो Na2CO3 और H2O और CO2 ये हमें मिलने वाला। तो बेकिंग सोडा बनाने का प्रोसेस क्या, मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर सकता हूं, मतलब अब अगला स्टेप जो था वो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन था। तो एक बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन का एक तरीका तो यही हो गया कि अगर हम Na2CO3 में वाटर और CO2 डाल दें तो क्या बन जाएगा, NaHCO3, क्या, बेकिंग सोडा। तो इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई और इसका प्रिपरेशन का मेथड भी हो गया। दूसरा प्रिपरेशन का मेथड भी हम अब आगे पढ़ेंगे। अब आपने लिख दिया कमेंट बॉक्स में Na2CO3 को वॉशिंग सोडा नहीं, सोडा एस बोलते हैं। वॉशिंग सोडा ये कब कहलाता है, जब उससे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच हो, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉरी प्रिपरेशन के बारे में, कि प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी। तो प्रिपरेशन का एक तरीका हम पढ़ चुके हैं कि आप सोडा एस के अंदर CO2 वाटर डाल दो तो आपकी NaCO3 की प्रिपरेशन हो जाएगी। सेकंड तरीका है, क्योंकि देखो हमें बनाना है NaHCO3 बनाना है,
Na तो लाना पड़ेगा ना कहीं से, कहाँ से लाओगे? NaCl से। हाइड्रोजन लाना पड़ेगा कहीं से, कहाँ से लाओगे? वाटर से। कार्बन लाना पड़ेगा कहीं से, कहाँ से लाओगे? CO2 से। बस जो एक एडिशनल याद रखना है वो याद रखना है आपको, NH3 अमोनिया। तो बन क्या जाएगा? NaCO3 दैट इज बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये आपके वहां पर बनकर आ जाएंगे। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। 12th में इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, 11th में। अब उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन के बाद इसके यूजेस की, क्योंकि इसके यूजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी डेली लाइफ में। कहीं आग लग जाए तो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल होता है। पेट में आग लग जाए, आई मीन एसिडिटी हो जाए, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे अब इतना ट्रेंड में नहीं है ये चीजें, अब हम एंटासिड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब ये बेसिक एंटासिड के तौर पर एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड के तौर पर इनका इस्तेमाल नहीं करते मिल्ड बेसिस का, क्योंकि इनके कुछ नुकसान भी हैं, वो आप आगे डिस्कस हम करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहला यूज है इसका एज एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है, HCl क्यों होता है? जिससे कि जो फूड की मीडियम है वो एसिडिक बन जाए, और जो पेप्सिन नाम का एक वहां पर एंजाइम प्रेजेंट होता है वो वर्क कर सके उस पर और प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सके एमिनो एसिड्स में। तो अगर वो एसिड एक्सेस में रिलीज हो जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए जितने की हमें जरूरत नहीं थी, तो एसिडिटी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटासिड, और एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है NaCO3 का। ठीक है, सेकेंड नंबर पर है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग पाउडर। भाई बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक चीज नहीं है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी होता है, इसमें बेकिंग सोडा भी होता है, और इसके अंदर बेकिंग सोडा के अलावा एक मिल्ड और एडिबल एसिड, जहां भी वर्ड आ जाए ना एडिबल, एडिबल ऑयल्स, एडिबल एसिड, उसका मतलब वो खाने लायक है, उसे ह्यूमन बॉडी को उससे कोई हार्म नहीं होता, नुकसान नहीं होता। एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इससे मिलकर बना होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? केक बनाने के लिए, ब्रेड में, केक में, ब्रेड में, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है? वो जो फूले फूले से होते हैं ना, सॉफ्ट से, सॉफ्टनेस, स्पंजीनेस, वो देने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। देखो जो बेकिंग पाउडर है ना, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या रिलीज कराता है? CO2। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये तो हो गया भैया बेकिंग पाउडर तो एक बेस, और टार्टरिक एसिड है, और यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये आपस में मिलकर क्या रिलीज करा देते हैं? CO2 गैस रिलीज करा देते हैं। क्या? CO2 गैस। अब CO2 गैस जब रिलीज होती है तो वो ट्रैप नहीं हो रही होती है उसमें, और जब वो बाहर बबल्स की फॉर्म में निकलती है केक से या ब्रेड से, तो स्पंजीनेस क्रिएट कर देती है और सॉफ्टनेस क्रिएट कर देती है। तो ये काम है बेकिंग पाउडर का। ओके, थर्ड इसका यूज है फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पर। कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाएंगे कैसे? तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है इसका? इसका प्रिंसिपल ये है कि दो सेपरेट कंटेनर होता है, एक में तो होता है NaCO3 का सॉल्यूशन, और दूसरे में होता है आपका H2SO4 का सॉल्यूशन, और यहाँ पर लगा होता है नोक। जैसे वो आप नोक प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के रिएक्शन करते हैं, और आपको पता है ये एसिड है और ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाता है? सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो यहाँ से CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, और वो जो CO2 है ना, ये जो बर्निंग सब्सटेंस है, जो बर्न हो रहा है जो उस बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड एक ब्लैकेट क्रिएट कर देती है, एक चादर से। ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो वो जल नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो खुद बर्न नहीं होती, चीजों को बर्न करने में हेल्प करती है। अगर वो ना हो तो चीजें बर्न नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए तीली जली हुई है और मैंने उसे फूंक मार दिया, मतलब मैं CO2 छोड़ रहा हूँ, तो वो बुझ जाएगी। तो इसका मतलब CO2 आग लगाती नहीं, आग बुझाती है। ओके, तो वो हमारा कंप्लीट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पोर्शन। अब बढ़ते हैं चाहबार बोर्ड की तरफ, जो पता चाहिए, क्योंकि
हर एक चीज का आपके ऊपर इफेक्ट है। तो चाहबार पोर्ट, ये चाहबार पोर्ट ईरान के अंदर है, मतलब ईरान का एक हिस्सा है। इसे भारत ने साइन किया था 2003 में कि चाहबार पोर्ट जो है हम आपकी लीज पर लेंगे, किराए पर लेंगे 10 सालों के लिए। अभी 2016 में ये पक्की बात हो गई कि हाँ चाहबार पोर्ट अब हमें मिलने वाली है, हमने एक्वायर करने वाले हैं और अब हमने एक्वायर वो कर भी लिया है। लेकिन चाहबार पोर्ट हमने लिया ही क्यों ईरान में, क्यों लिया, हमें क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि अगर हमें भारत से निकलकर, ये हमारा प्यारा भारत है, ईस्ट में इसके क्या है चाइना, और वेस्ट में इसके क्या है पाकिस्तान, यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ है अफगानिस्तान। तो हमें पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से कुछ पूरे सेंट्रल एशिया में, यहाँ पर रशिया वगैरह और पूरे सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं। मतलब अगर हमें सेंट्रल एशिया तक जाना है तो हमें पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से होते हैं, अफगानिस्तान में हम बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान से पूरे सेंट्रल एशिया तक पहुँचा जा सकता है। अब पाकिस्तान आपको पता है बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे उससे, वो बड़ी आसानी से हमें यहाँ से जाने देता है, समझ गए होंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इस पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए समुद्र का रास्ता चुना और यहाँ से ईरान गए। ईरान से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से पूरे सेंट्रल एशिया में। अब ये जो आपका अफगानिस्तान है, चाहबार पोर्ट से अफगानिस्तान काफी दूर बैठता है, 634 किलोमीटर। मतलब अफगानिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो 634 किलोमीटर दूर है इस चाहबार पोर्ट से। तो इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिया, भारत ने कमिटमेंट दिया कि हम एक रेलवे लाइन डेवलप करेंगे, इस 634 किलोमीटर की रेलवे लाइन को हम डेवलप करेंगे, इंडियन रेलवे डेवलप करेगा। लेकिन यूएस का प्रेशर आया, ईरान पर सैंक्शंस लगे, हमने उनसे ऑयल खरीदना जीरो कर दिया, बिल्कुल बंद, और 4 सालों से वहां पर एक तिनका भी चेंज नहीं हुआ, मतलब कुछ भी वहां पर डेवलपमेंट हमने नहीं किया। तो ईरान ने अब वो प्रोजेक्ट ये कहा है कि हम खुद पूरा करेंगे। हमने कहा जी अरे हमारे एक्सपर्ट से तो राय ले लो, उन्होंने कह दिया हमें एक्सपर्ट से भी राय नहीं लेनी, 4 साल से वहां पर कोई काम नहीं हुआ, हम इसे खुद डेवलप कर लेंगे। और वे खुद डेवलप नहीं कर रहे, वो जो खुद बोल रहे हैं ना वो आ रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना एक साइन करने वाला है उनके साथ डील 25 सालों के लिए। हम तो सिर्फ 10 साल के लिए चाहबार को लीज पर ले रहे थे, 25 सालों के लिए एक पैक्ट वो साइन करने वाला है, या फिर अब कर भी चुका होगा। वो इन्वेस्ट करने वाला है $400 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर, $400 बिलियन वो वहां पर खर्च करने वाला है ईरान के अंदर। उनकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं उन्हें डेवलप करने के लिए, ईरान को डेवलप करने के लिए, ईरान का डेवलपमेंट कराने के लिए। बदले में से मिलेगा क्या? 25 सालों तक उसे ऑयल का एक कंट्री मिल गया जो उसे सस्ते में ऑयल देगा, बहुत रीजनेबल प्राइस पर अब ईरान से ऑयल देगा। तो 25 साल तक चाइना को ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे, और $400 बिलियन इतने पैसे खर्च कर रहा है वो वहां पर, इसका मतलब ईरान भी अब आगे फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो वो किसकी साइड लेगा? चाइना की साइड लेगा। साहब हमें कितने खर्च करने थे पैसे? सिर्फ $1.6 बिलियन हमें लगाने थे, हम वो खर्च नहीं कर पाए यूएस के प्रेशर की वजह से। इसका मतलब जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हमारे पास नहीं है, जो सामरिक स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं वो हमारे पास नहीं है। हम अपने खुद के फैसले खुद नहीं ले सकते। तभी तो यूएस का प्रेशर आने पर ये देखो क्या हो गया। अब रेलवे लाइन वो डेवलप कर रहा है, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि चाबार पोर्ट भी अब हमसे छीना जा सकता है। कमाल की बात करते हैं। अब चाबार पोर्ट हो गया, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। भाई चाइना के डिस्प्यूट 21 कंट्रीज के साथ है, उसमें रशिया भी आता है जिसे आप सेकंड सुपर पावर बोलते हैं। अब भूल जाइए कि रशिया सेकंड सुपर पावर है, चाइना है सेकंड सुपर पावर। ओके, अब चाबार पोर्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज यूथ पॉपुलेशन के बारे में। भारत के अंदर जो 50% पॉपुलेशन है वो बिलो 25 है। 50% पॉपुलेशन
65% पॉपुलेशन बिलो 35 है और 90% पॉपुलेशन बिलो 60 है। सो वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में से हम हैं। इतना यूथ हमारे पास है, इतना एनर्जी है, इतना टैलेंट है, बट स्किल्स नहीं है। क्यों नहीं है स्किल्स? क्योंकि एजुकेशन तो है, एजुकेशन तो प्रोवाइड हो रही है, लेकिन स्किल्स नहीं सिखाई जा रही। क्या करना है वहां पर जाकर, इंडस्ट्रीज में कैसे वर्क करना है, कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। एजुकेशन मिल रही है लेकिन स्किल्स नहीं मिल रही। तभी पढ़े लिखे लोगों की जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ती जा रही है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में जो दर है, मतलब बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो ज्यादा है। कमाल की बात है ना। तो यूथ है तो एनर्जी दिखाओ, सरकार से मांग करो कि भैया स्किल्स पर वर्क करो, हमारे सिलेबस में स्किल्स को इंक्लूड कराओ। बहुत अच्छा फैसला लिया है सरकार ने, 30% सिलेबस घटाया 12th का, और 10th में भी शायद 10th का भी सिलेबस घटा है। डेफिनेटली 10th का भी सिलेबस घटा है 30%। दोनों का सिलेबस घटा करके बहुत अच्छा कदम उन्होंने ये उठाया और मैं इसका वेलकम करता हूँ। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।